नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन, आओ वास्तु सीखे कि इस अगली क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वास्तु सीखने के प्रयास में आज 15वीं क्लास पर पहुंच गया है। दोस्तों, हमने भूखंड चयन यानी कि साइट सिलेक्शन, प्लॉट सिलेक्शन के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद प्लॉट के शेप्स के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। प्लॉट के लक्षण, प्लॉट को देखने से हमें क्या प्रतीत होता है कि उसमें भवन निर्माण कर रहने वाले प्राणियों को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख शांति, आरोग्य, धन संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी चर्चा की। और प्लॉट्स के विभिन्न शेप्स के बारे में भी चर्चा की। यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब हम साइट सिलेक्शन के लिए जाएं, यानी कि प्लॉट सिलेक्शन के लिए जाएं, तो हमें उस प्लॉट के आसपास चारों तरफ एक बार घूमकर अवश्य देखना चाहिए कि उसके आसपास किस तरह के भवन का निर्माण हुआ है। कहीं उस बिल्कुल प्लॉट से लगता हुआ कोई मंदिर, देवालय, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर इत्यादि तो नहीं बना हुआ, कोई प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तो नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं बना हुआ है। अगर ये सब चीजें हैं या बहुत बड़े बड़े पीपल, बरगद के पेड़ उसके आसपास तो नहीं है। आसपास से मेरा तात्पर्य है, आप ये मान लें कि लगभग जितना बड़ा आपका प्लॉट है उससे दुगनी, मान लीजिए प्लॉट की आपकी चौड़ाई जो है 60 फुट है, तो 60 फुट से लगभग दुगनी यानी कि 120 के फुट के आसपास इस तरह की कोई बिल्डिंग, इस तरह का कोई मंदिर, इस तरह के कोई चैत्य पेड़ कहते हैं इनको, जैसे कि बरगद या पीपल के बड़े बड़े वृक्ष, जटाएदार जो वृक्ष होते हैं, ऐसे कोई वृक्ष नहीं होने चाहिए। कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस थाना नहीं होना चाहिए, कोई जेल नहीं होनी चाहिए। इस तरह के किसी भी प्रकार के भवन आपके जो प्लॉट आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके आसपास नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में यह भी जिक्र आता है कि राजा और मंत्री का घर के आसपास भी जो है साधारण निवासियों को निवास नहीं करना चाहिए। मंत्री का घर यानी वर्तमान समय में किसी सांसद या किसी विधायक का बड़ा घर नहीं होना चाहिए आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि भाई किस तरह के भूखंड का हमें चयन करना चाहिए। दोस्तों, आज सब जानते हैं कि आजकल भूमि की उपलब्धता जो बहुत सीमित है और हमारे पास बहुत अधिक चॉइसेस भी नहीं है। प्लॉट को सिलेक्ट करने के लिए या घर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक चॉइसेस नहीं है, बहुत अधिक विकल्प मौजूद नहीं है। तो जितने विकल्प मौजूद है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भूखंड विस्तार के ऊपर। हम ये चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमने बताया था वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार, 3 शेप्स जो है भूखंड की वो सर्वोत्तम कही गई है। उसमें भी सर्वोत्तम वृत्ताकार। आप जानते हैं कि एक वर्ग में से एक जो है वृत्त आसानी से बिल्कुल बन जाता है। तो वृत्ताकार और वर्गाकार लगभग समान है। और एक आयताकार में हमने चर्चा की थी कि उसकी चौड़ाई से ज्यादा दुगनी से अधिक उसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक दुगनी, सबसे अधिक जो उत्तम है वो सवाई है, फिर 1.5 गुनी है और दुगनी से अधिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपके भूखंड की चौड़ाई 30 फुट है तो उसकी जो लंबाई है वो 60 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि चौड़ाई से दुगनी, लंबाई से जो है उसकी वो अधिक नहीं होनी चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि भूखंड का विस्तार, यानी कि जिसको दिग्भ्रमित भूखंड भी कह सकते हो। दिग्भ्रमित भूखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों जब हम पद विन्यास और उस पर आएंगे। यानी कि एक तो हमने चर्चा की थी, मान लीजिए चौकोर भूखंड है,
इसका ये मध्य स्थान है, ये मध्य स्थान है। यहां से बिल्कुल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ कुछ भी अगर इसके ठीक मध्य से जा रहा है तो ये भूखंड दिग्भ्रमित नहीं कहलाएगा। यानी कि बिल्कुल भूखंड के मध्य से अगर दिशा निर्धारण है, सपोज कीजिए ये, अब ये मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये दोस्तों ये तो एक आइडियल भूखंड है, आदर्श भूखंड है, जहां कर की भूखंड के बिल्कुल मध्य से चारों दिशाएं बिल्कुल 90 डिग्री पर ये बन रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही दिशाएं इसी भूखंड में दिग्भ्रमित भूखंड किसे कहते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये एक वर्गाकार भूखंड है, ये इसका सेंटर आ गया। अब मान लीजिए दोस्तों ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये भूखंड जो है दोस्तों ये दिग्भ्रमित भूखंड कहलाएगा, क्योंकि इसके मध्य से बिल्कुल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं नहीं गुजर रही हैं। इसमें किसी भी दिशा में, किसी भी साइड में भूखंड के, मान लीजिए इस साइड भूखंड के रोड है, आपका जो घर का मुख्य द्वार बनेगा वो इस दिशा में बनेगा, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये वेस्ट और साउथ के बीच की, यानी कि साउथ वेस्ट फेसिंग हो जाएगा। ना तो ये एग्जैक्टली साउथ वेस्ट होगा, ना एग्जैक्टली वेस्ट होगा, ना एग्जैक्टली साउथ होगा। तो इस भूखंड को दिग्भ्रमित भूखंड कहते हैं दोस्तों। ऐसे भूखंड पर वास्तु प्लानिंग किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट की निगरानी में ही करनी चाहिए। आप जो अपने भवन का नक्शा बनवाएं, किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट से राय लेकर के ही इस पे नक्शा बनाएं। इसके बाद जब हम अगली क्लास में आएंगे तब हम चर्चा करेंगे पद विन्यास की और वास्तु पुरुष की परिकल्पना की। उस समय हम इस दिग्भ्रमित भूखंड पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पर वास्तु प्लानिंग कैसे की जाती है। आज का विषय हमारा है भूखंड विस्तार। भूखंड विस्तार से तात्पर्य क्या है दोस्तों? भूखंड विस्तार की चर्चा सभी प्राचीन वास्तु आचार्यों ने सभी ग्रंथों में की है और सभी एक मत है। उनका एक ही मत है कि सिर्फ ईशान कोण में अगर कोई विस्तार है तो वो जो है एक्सेप्टेबल है, वो जो है स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि उसमें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, धान्य और आरोग्य की प्राप्ति उस भवन में निवास करने वालों को होती है। उसे चहुमुखी प्रगति कारक कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। ईशान कोण के विस्तार को सभी वास्तु आचार्यों ने सभी प्राचीन ग्रंथों में, वास्तु के प्राचीन ग्रंथों में एक मत से स्वीकार किया गया है। इसके ऊपर कोई मतभेद नहीं है दोस्तों। ईशान कोण अब देखिए कैसे होता है ईशान कोण का विस्तार। मान लीजिए ये कोई भूखंड है दोस्तों, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमने चर्चा की थी जब भूखंड के आकार प्रकार की बात की थी कि इसमें कैसे अपने को दिशा निर्धारण करना है, तो हमें सबसे बड़ा वर्ग निकालना है, वर्गाकार निकालना है। ये सब कोण 90 डिग्री के हैं दोस्तों। ऐसा भूखंड भी तो मिल सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हमें जो है हमेशा चतुर्भुज या वर्गाकार और आयताकार भूखंड ही मिले। ऐसे भूखंड भी मिलते हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती उनको लेने के सिवाय, उनको लेना भी पड़ता है हमें। ये तो जरूरी नहीं, ये तो ईशान कोण का विस्तार हो गया दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, इसके लिए तो शास्त्रों में, प्राचीन वास्तु शास्त्रों में सभी आचार्य एक मत हैं कि यह अति सुखदायी है। यह चहुमुखी प्रतिभा का कारक है, चहुमुखी प्रगति का कारक है। इस भूखंड में भवन निर्माण कर निवास करने वाले लोग सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, आरोग्य, शांति, सब प्रगति, सब कुछ प्राप्त करेंगे दोस्तों। और कैसे हो सकता है ये विस्तार?
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ये सब 90 डिग्री हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री है। ये कोना बढ़ा हुआ है, ये क्या है? ये विस्तार है। कौन सी दिशा में विस्तार है? ईशान कोण में विस्तार। अब एक बात यहां पर और जानकारी प्राप्त करने वाली है, आपको नोटिस में भी आ रही होगी। अगर किसी भी प्लॉट में कोई भी कोना बढ़ेगा, कोई भी दिशा या किसी भी कोण में कोई विस्तार होगा, तो किसी ना किसी दिशा में कटान भी होगा। क्योंकि जब हम वास्तु प्लानिंग करते हैं, वास्तु के नियमों के आधार पे जब ऐसे भूखंड होते हैं, इन भूखंड में अगर कोई कोना निकला हुआ है तो हमें उसमें क्या करना है? दिशा निर्धारण करने के लिए उसमें से वर्गाकार निकालना है या आयताकार निकालना है। उस आयताकार को निकाल करके ही हम इसमें दिशा निर्धारण करेंगे या वर्गाकार को निकाल करके। तो ये जो कोना बढ़ा हुआ है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया, लेकिन अगर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये इसका कौन सा है? अग्निकोण, यानी कि अग्निकोण में कटान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भूखंड में एक कोना बढ़ेगा, एक कोण बढ़ेगा, तो दूसरे कोण में उसका क्या होगा? कटान होगा दोस्तों। ये कोना कटा हुआ भी तो होगा ना, ये एक्सटेंडेड है तो ये क्या है? ये कटा हुआ है। क्योंकि ये अगर यहां तक विस्तार ले तो ये यहां तक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो इसका मतलब ये कोना कट गया। जब कोई भी कोण किसी भी भूखंड में बढ़ेगा तो एक कोण का कटान अवश्य होगा। ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा कोण बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ये निश्चय किया जाएगा कि कौन सा कोण उसका जो है वो कट रहा है। अब जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट बढ़ता है, इन भूखंड में हमने देखा नॉर्थ ईस्ट बढ़ेगा तो अग्निकोण में कटान आ गया। यहां पर तो अग्निकोण में कटान आ गया, और यहां पर कौन से कोण में कटान आ गया? नॉर्थ वेस्ट में कटान आ गया। यही हुआ ना दोस्तों, यहां वायव्य में आ गया, यहां वायव्य में कटान आया, यहां साउथ ईस्ट में कटान आया। तो यानी कि अगर एक कोण बढ़ेगा तो एक कोण कटेगा दोस्तों। हमारे सभी वास्तु आचार्य, जैसा मैंने आपको बताया, सारे वैदिक परंपरा में जो जितने भी वास्तु के प्रावधान दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ईशान कोण का जो कटान है वो बहुत अच्छा, ईशान कोण का जो बढ़ा हुआ है, विस्तार है, उसको बहुत अच्छा बताया गया है। इसके शुभ फल, सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रगति, और चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास और प्रगति, ये इसके शुभ फल बताए गए हैं। एक बात और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि केवल एक ईशान कोण का ही विस्तार ऐसा है जो शुभ फलदायक है। बाकी किसी भी कोण में आपके भूखंड का विस्तार हो, सब अशुभ फलदायक है दोस्तों, किसी के भी शुभ फल नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह के भूखंड दिग्भ्रमित, जैसे मैंने पहले बताया, दिग्भ्रमित भूखंड या किसी भी कोने में एक्सटेंशन या विस्तार वाला भूखंड लेना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको भूखंड पसंद आ रहा है, बहुत सारी सीमाएं हो सकती है, आप दूर नहीं जाना सकते, आपके बजट में नहीं हो सकता दूसरा भूखंड, या और भी बहुत सारी सीमाएं हैं। तो इस सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए मान लीजिए हमको दिग्भ्रमित भूखंड या कोई ऐसा भूखंड जो कि वर्गाकार या आयताकार या वृत्ताकार नहीं है, कोई दूसरी शेप का भूखंड है, किसी दूसरे आकार का भूखंड है, या किसी का कोई दिशा उसमें एक्सटेंडेड है या कोई दिशा कटी हुई है, तो अगर इस तरह का भूखंड लेना है तो मेरा ये कहना है आपको कि इसके ऊपर जब भी आप भवन निर्माण की प्लानिंग करें, अपना घर बनाने की प्लानिंग करें, तो किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट से राय अवश्य लें, उससे इसकी वास्तु प्लानिंग कराएं, उससे इसकी वास्तु करेक्शन कराएं। इसमें करेक्शन भी होती है दोस्तों, ये आगे चल के हम चर्चा करेंगे जब वास्तु में रेमेडीज की चर्चा करेंगे, जब वास्तु करेक्शन की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों
इस तरह से अपने को ये जो है एक बात मुख्य रूप से हमारे सामने आई कि ईशान कोण का जो विस्तार है ये चहुमुखी प्रगति का कारक है और इसमें निवास करने वाले प्राणी चहुमुखी प्रगति करते हैं। लेकिन किसी और कोण का विस्तार शुभ फलदायक नहीं है, सबका अशुभ फलदायक है। अब हम एक एक करके अगले उसकी चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए अब हम आते हैं वायव्य कोण के विस्तार पर। इन सब में एक बात कॉमन है, जितने भी हम ये चर्चा यहां पर कर रहे हैं, कि इसमें से कोई भी भूखंड दिग्भ्रमित भूखंड नहीं है दोस्तों। ये सब सेंट्रल लाइन से इनकी दिशाएं हैं। अभी हम दिग्भ्रमित पर आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। इसमें ये सारे कोण 90 डिग्री के हो गए दोस्तों। हमने इसमें से क्या कर लिया, एक आयत जो बड़े से बड़ा रेक्टेंगल है उसको अलग कर लिया, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और भी तो कई तरह से हो सकता है। नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये कौन सा कोण हो गया, ये भी कौन सा बड़ा हो गया, वायव्य कोण का विस्तार। ये वायव्य कोण का विस्तार है। अब इनमें देखिए दोस्तों, अगर ये वायव्य कोण का विस्तार है तो इसमें कौन सा कोण जो है वो कटान हो गया, इसमें साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में कटान हो गया। और इसमें अगर ये वायव्य कोण यहां बढ़ रहा है तो ईशान कोण में कटान हो गया दोस्तों। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे विस्तार का फल मिलेगा किसी का अशुभ फल, उसके साथ साथ जो कोना कट रहा है उसके भी अशुभ फल प्राप्त होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आइडियल क्या है, आदर्श क्या है, 90 डिग्री। चारों कोने क्या है भूखंड के, 90 डिग्री। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि केवल ईशान कोण यदि भूखंड का बढ़ा हुआ है तो ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, बाकी किसी भी कोण में विस्तार है तो अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो इनके अशुभ फल मिलेंगे। तो अगर वायव्य कोण बढ़ा हुआ है तो उसके अशुभ फल क्या है, धननाश, क्लेश, दरिद्रता, चोरी का भय। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था। ऐसे भूखंड जिसमें कि वायव्य कोण का विस्तार हुआ है, चोरी का बहुत अधिकार भय रहता है, और प्रवास। वायव्य कोण का जब हमने जिक्र किया था, दिशाओं के प्रभाव में जिक्र किया था, उस समय मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट में अनस्टेबिलिटी रहती है, वो स्थिरता नहीं देता। तो यहां पर प्रवास का क्या तात्पर्य है दोस्तों कि अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह जाकर के निवास करना, परमानेंट वहां जाकर के आजीविका के लिए वहां जाकर के रहना, वो प्रवास में आता है दोस्तों। तो प्राचीन समय में तो इसको अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि हमने 7 सुखों का जिक्र किया था, उस समय भी आपको बताया था। तो ये वायव्य कोण का विस्तार है। तो यहां वायव्य कोण के विस्तार में इस अशुभ फल के साथ साथ जब हम चर्चा करेंगे तो ये नैऋत्य कोण के कटान के जो फल हैं अशुभ, वो भी मिलेंगे। और यहां पर क्या है, ईशान कोण के कटान के अशुभ फल मिलेंगे। ईशान कोण के कटान के अशुभ फल क्या है, अभी हमने इससे पहले ईशान कोण की चर्चा की थी। वहां पे ईशान कोण के विस्तार के जितने फल दिए गए थे वो उसके सारे विपरीत फल वो ईशान कोण के कटान के अशुभ फल हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये वायव्य कोण है। अब आते हैं नैऋत्य कोण पर। नैऋत्य कोण के विस्तार को देखते हैं।
90, 90, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये कौन सा कोण हो गया? नैऋत्य कोण का सॉरी एक्सटेंशन हो गया दोस्तों। और क्या हो सकता है? ये भी नैऋत्य कोण का साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड। अब आप यहां देखिए, यहां ये नैऋत्य कोण का विस्तार हो रहा है तो अग्निकोण का कटान हो रहा है, और यहां पर अगर साउथ वेस्ट का नैऋत्य कोण का विस्तार हो रहा है तो यहां कौन से कोण का कटान हो रहा है? वायव्य कोण का। तो दोनों के अशुभ फल मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों कोण ही दोष युक्त हो गए, दोनों कोणों में दोष उत्पन्न हो गया। इसके अशुभ फल क्या हैं? अशुभ फल मैंने आपको बता ही दिया है कि सबके क्या हैं इसके अशुभ फल। हानि, लॉसेस, धन हानि, मॉनेटरी लॉसेस, चोरी। यहां चोरी क्या है? ये चोरी करवाता है, वहां चोरी का भय था, यहां चोरी, ये व्यक्ति चोरी कर सकता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, ये इसका बहुत बड़ा अशुभ फल है। और एक पुत्र की उन्नति में बाधक, ये पुत्र की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करता है, संतान की प्रोग्रेस नहीं होने देता, लॉसेस कराता है, मॉनेटरी लॉसेस कराता है। ऐसा व्यक्ति, चोरी से क्या तात्पर्य है? टैक्स बचा सकता है, टैक्स की चोरी कर सकता है। बहुत सारे केसेस सुने होंगे आपने कि टैक्स की चोरी करते हैं लोग, टैक्स की चोरी करता है और किसी नियम के तहत भुगतान ना करना टैक्स की चोरी कहलाता है। और भी किसी प्रकार की चोरी कर सकता है। आपने कुछ लोगों की आदत देखी होगी, ऑफिस से पेन उठा लाएंगे, पेपर उठा लाएंगे, पेंसिल उठा लाएंगे, ये भी चोरी में ही आता है दोस्तों। तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो फ्री में चीजें प्राप्त करने की, मुफ्त में चीजें प्राप्त करने की, या इलीगल तरीके से अपने आप को लाभ पहुंचाने की, इस तरह की प्रवृत्तियां ये डेवलप करता है। ये है नैऋत्य कोण का विस्तार। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों, नैऋत्य कोण में कटान या नैऋत्य कोण में विस्तार। इसके साथ साथ नैऋत्य कोण के विस्तार के फल तो मिलेंगे ही, और यहां पर आपको अग्निकोण के कटान के फल भी मिलेंगे। ये कटान है और यहां पर वायव्य कोण कटान है, तो इनके भी दोनों कोणों के अशुभ फल प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है अग्निकोण का विस्तार। दोस्तों ये चीजें और बातें देखने में छोटी प्रतीत होती है, लेकिन जब इनके फल प्राप्त होने प्रारंभ होते हैं तब जो है उस भवन में और भूखंड में निवास करने वाले लोगों को तकलीफ होनी प्रारंभ होती है, तब उन्हें इसका आभास होता है। आग्नेय का विस्तार, एक्सटेंशन। आग्नेय कोण, ये आग्नेय कोण का विस्तार है दोस्तों। एक और ले लीजिए। नाइन्टी डिग्री होंगे सब। ये साउथ ईस्ट,
देखिए यहां पर ये आग्नेय कोण का विस्तार है, कटान कौन सा हो गया, सॉरी, कटान कौन सा हो गया, नैऋत्य कोण कटान। यहां साउथ ईस्ट एक्सटेंशन तो ईशान कोण कटान। दोनों के अशुभ फल प्राप्त होंगे, सिर्फ इस एक्सटेंशन के अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, इस कटान के भी अशुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना भूखंड खरीदने जाएं, मकान बना खरीदने जाएं, कोई भी भवन निर्माण कर रहे हो, चाहे वो कमर्शियल हो, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, किसी भी तरह के फैक्ट्री का निर्माण करना है तब तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, घर का निर्माण करना है तब तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इनके अशुभ फल क्या है, इसके अशुभ फल शोक, अचानक मृत्यु, अचानक मृत्यु में क्या आता है, अकाल मृत्यु, जिसकी मृत्यु होने की आयु नहीं है, अकाल मृत्यु हुई, अचानक आपको घर परिवार में, रिश्तेदारी में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई और आपको शोक का अनुभव करना पड़ेगा। अग्नि भय, आग लगने की संभावना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अग्नि भय का यह मतलब नहीं है कि आग लगी और जल गया, बार बार शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं आपके, बार बार आपके घर के मीटर में आग लग सकती है, आपके तारों में आग लग सकती है, किसी भी तरह से अग्नि भय हो सकता है। पुत्र हानि, पुत्र हानि से तात्पर्य आपको संतान, पुत्र संतान को खोना पड़ सकता है। दोस्तों धन हानि, लॉसेस, हैवी लॉसेस, और अपयश, बदनामी। इसके साथ साथ ये जो दो कटान वाले हैं, इनके अशुभ फल और प्राप्त होंगे, जो कोण इसके कारण से जो दो कोण कट रहे हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो मैं तो बार बार यही कहूंगा आपसे कि भूखंड में किसी भी दिशा में विस्तार होना, कोशिश करें कि आपको भूखंड के चारों कोने 90 डिग्री के मिले। किसी भी कोण का विस्तार होना वो जो है अच्छा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में सभी एक मत हैं। वैदिक परंपरा में सभी वास्तु आचार्य, 18 के 18 वास्तु आचार्यों ने यह बताया है कि ईशान कोण का विस्तार उस भवन में निवास करने वाले प्राणियों ये सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, धन, धान्य और चहुमुखी प्रगति को देने वाला होता है। दोस्तों ये हम ने कोणों के विस्तार की चर्चा की भूखंड में। इसी में मैं ये आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर एक भूखंड में एक कोना बढ़ेगा तो कोई ना कोई कोना अवश्य कटेगा, कोई ना कोई कोण अवश्य कटेगा। तो यानी कि आपको अगर उसके विस्तार के अशुभ फल मिलने हैं तो किसी कोने के कटान के अशुभ फल भी जरूर प्राप्त होंगे। अब आप कहेंगे सॉरी कि ईशान कोण का जब विस्तार होगा तो उसमें भी कौन सा कोना कटे। ईशान कोण में भी अपन ने चर्चा की कि 2-3 कोने कट सकते हैं, कि ये डिपेंड करता है कि ईशान कोण का विस्तार किस तरह का है। ईशान कोण के विस्तार को आचार्यों ने क्यों एक्सेप्ट किया है, क्यों उसको स्वीकार किया है, उसका रीजन भी उन्होंने शास्त्रों में दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईशान कोण के कारण, बढ़ने के कारण वायव्य कोण कटता है, ईशान कोण बढ़ने के कारण अगर वायव्य कोण कटता है तो क्योंकि वायव्य कोण का जो एक अशुभ परिणाम है वो है सबसे ज्यादा, मैंने बताया अनस्टेबिलिटी है, मित्रता में कमी है
और शत्रुओं की वृद्धि है। तो वर्तमान समय में शत्रुओं को कंपटीटर मानते हैं, तो उसको लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, कंपटीटर है। तो मित्रता में कमी, आजकल हम संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनशीलता कम हो गई है, रिश्तों को महत्व कम दिया जा रहा है, तो इसलिए भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अनस्टेबिलिटी की बात है कि आज यहाँ रहता हूँ, कल को कहीं दूसरी जगह आकर के निवास करने लगूंगा। प्रवास मैंने आपको बताया था, तो आजकल तो विदेशों में बसना और बाहर जाकर आजीविका कमाना अच्छा माना जाता। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है, ईशान कोण अगर बढ़ने के कारण वायव्य कोण कट रहा है, तो ऐसा भूखंड सर्वोत्तम है अगर आपको बढ़ावा कोण ही लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें ईशान कोण बढ़ने के कारण अगर वायव्य कोण कट रहा है, तो उसके जो अशुभ फल हैं, मित्रता में कमी, और जो मैंने आपको दूसरा बताया प्रवास और अनस्टेबिलिटी, उसको व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ईशान कोण के शुभ फल इतने अधिक हैं कि उसके सामने वो अशुभ फल नगण्य हो जाते हैं। इसलिए सभी आचार्यों ने यह कहा है कि यदि ईशान कोण का विस्तार ऐसी हो रहा है भूखंड में कि उसका वायव्य कोण कट रहा है, तो वह स्वीकार्य है और वो प्रगतिदायक है। इसके साथ साथ एक बात और है कि यदि उसके जब भी ऐसा हो, तो उसमें दो जो कोने हैं वो 90 डिग्री जरूर होने चाहिए। तो क्योंकि अगर एक ही दिशा में विस्तार होगा, तो उसमें अब एक भूखंड, ये देखिए, ये भी तो भूखंड हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, शेप तो कोई भी हो सकती है भूखंड की। अब मान लीजिए इसमें एक तो ये ईशान कोण है, ईशान कोण बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कौन सा है, नैऋत्य कोण। ऐसे भूखंड में, ऐसे भूखंड भी हो सकता है, और हो सकता है आपकी मजबूरी हो ऐसा भूखंड भी लेने की, आपकी सीमाएं हो अपनी, उसमें आपको ऐसा भूखंड भी लेना पड़ सकता है। तो ऐसे भूखंड में हम क्या कहते हैं, वास्तु करेक्शन। आपको किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में वास्तु करेक्शन करानी चाहिए। अभी तो आप खुद ही एक एक्सपर्ट बनने वाले हैं, वास्तु के खुद वास्तु कंसल्टेंट बनने वाले हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे वास्तु करेक्शन करेंगे, दिग्भ्रमित भूखंड क्या होता है, इस पे आज मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दिग्भ्रमित भूखंड और जो कोणों के विस्तार वाले भूखंड हैं, उनको वास्तु करेक्शन करके हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं अपने लिए, इसके विषय में आने वाली क्लासेस में चर्चा होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।